भीष्म साहनी हिंदी के एक प्रमुख रचनाकार हैं। उन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं और भी कई रचनाएं उन्होंने की हैं। बहुत ही रचनाशील और प्रगतिशील रचनाकार हैं वो। उनके मन में बराबर एक सवाल आता रहा है कि हम एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में जो विकसित हो रहे हैं तो किस प्रकार से विकसित हो रहे हैं। तो बहुत ही आलोचनात्मक दृष्टि उनके पास है। उन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं, अब देखिए 1915 में जन्म होता है, 2003 में उनकी मृत्यु होती है, तो एक लंबा फैलाव है। यानी आज़ादी के पहले से उन्होंने लिखना शुरू किया और नई कहानी और बहुत सारे जो समकालीन कहानी जो आंदोलन चले उनके बीच लगातार वो उन्होंने लिखना शुरू किया। तो लेकिन उनकी जो पहचान बनी वो पहचान नई कहानी आंदोलन के रूप में बनी, के रचनाकार के रूप में। अब नई कहानी को देखने का जो सबसे बेहतर नज़रिया मुझे लगता है वो ये लगता है कि नई कहानी को हम देखें कि एक कई कहानीकार अपने अपने स्तरों से किस प्रकार भारत को देख रहे थे। अब मैं उस रूप में नई कहानी को नहीं देखना चाहता हूं कि ये बस मात्र एक त्रिकोण था या 3 लेखकों का ही नेतृत्व था, राजेंद्र यादव जी का, कमलेश्वर जी का और मोहन राकेश जी का। मैं उस रूप में नहीं देखना चाहता हूँ। उस रूप में अगर हम नई कहानी को देखेंगे तो बहुत नज़रिया कुंद कर देंगे, सीमित कर देंगे और नई कहानी की जो भूमिका है उस भूमिका को कम कर देंगे। मैं ये नहीं कहता कि राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश का महत्व कम है। उन्होंने जो कहानियाँ लिखी उसमें मध्यवर्गीय जीवन और ख़ासतौर पर स्त्री के जीवन को बहुत ही नज़दीक से देखा, बहुत ही पैनेपन से देखा, लेकिन इसका विस्तार बहुत ज़्यादा था नई कहानी का। अब भीष्म साहनी जैसे लेखक, वे एक तरफ मध्यवर्गीय जो कुंठाएं थीं, जो मध्यवर्गीय जो परिवार था, किस प्रकार का मध्यवर्ग बन रहा था भारत में, और चूंकि आज़ादी का दंश उन्हें भी भोगना पड़ा, उस तरफ से इस तरफ आना पड़ा। बहुत लोगों के साथ आपने टेलीविज़न पर उनका सीरियल भी देखा होगा, तमस। तो वो जो दंश है, वो जो पीड़ा है, वो भी उनकी कहानियों में आई। तो सवाल ये उठता है कि वो किस रूप में, देखिए प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए थे, साम्यवादी विचारधारा के थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उनकी कहानियों में विचार कहीं नहीं हावी होता है, कहानी प्रमुख रहती है। जैसे यशपाल हैं तो यशपाल में विचारधारा हावी होने लगती है तो कहानी, कथा कमजोर हो जाती है। कथा पर जब भी विचार का प्रभाव पड़ेगा उससे दबाया जाएगा, कहानी चे बोल जाएगी। लेकिन यही उनकी विशेषता है भीष्म साहनी की। साम्यवाद कहीं भी उनकी कहानियों में उस रूप में अभिव्यक्त नहीं होता है कि वो स्लोगन की तरह लगे, कि वो नारे के रूप में लगे। मानव का सुख, मनुष्य का दुख, उसका संघर्ष, उसकी पीड़ा, मनुष्य के अंदर प्रवेश करने की जो शक्ति भीष्म साहनी में थी। अब मैं एक कहानी का जिक्र करना चाहूँगा जिसके कारण भीष्म साहनी चर्चित है। वो कहानी है चीफ की दावत। अब आप चीफ की दावत कहानी को एक बार पढ़ डालिए। मुख्तसर सी कहानी ये है कि एक परिवार है, मध्यवर्गीय परिवार है, शहरी परिवार है, नौकरी पेशा व्यक्ति है शामनाथ, और उसने अपने चीफ को खाने पर बुलाया है, और वो जो चीफ है सो अमेरिकन है।
तो इस प्रकार उन्होंने बुलाया है और खाने में तैयारी चल रही है चारों तरफ। अब जब तैयारी चल रही है तो मेजपोश इधर रखा जा रहा है, सामान इधर रखा जा रहा है, चीजें इधर अरेंज की जा रही हैं, सब कुछ घर, ताकि उस ऑफिसर को, उस चीफ को लगे कि जो हमारे अंतर्गत काम करता है वो भी एक संपन्न व्यक्ति है, संभ्रांत व्यक्ति है, और वो उससे प्रभावित हो और उसको प्रोन्नति मिले। यानी कार्य नहीं बल्कि खुशामद, एक मध्यवर्गीय प्रवृत्ति का जो जन्म होता है कि नहीं, कार्य करने से कुछ नहीं, खुशामद करो तो प्रोन्नति मिलेगी। तो ये जो मध्यवर्गीय प्रवृत्ति है। और दूसरा, अंग्रेज बनने की, अंग्रेज जैसा बनने की प्रवृत्ति। भारत आजाद हुआ और आजाद होने के बाद जो मध्यवर्ग यहां का बना, वह मध्यवर्ग, लोग कहते हैं और हम जानते भी हैं कि जो उनका चरित्र है, वो अपने को भारतीय से ज्यादा अंग्रेज कहलाने में ज्यादा उनको खुशी होती है। गांधी जी ने बहुत कोशिश की, अपने नेताओं को उन्होंने का जो संभ्रांतिकरण था, जो अंग्रेजियत थी, चाहे वो वेशभूषा में हो, चाहे बोलने में हो, चाहे ट्रेन से यात्रा करने में हो, चाहे कपड़ा पहनने में हो, सबको गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम भारतीय हैं और जिस देश में लोगों को कपड़ा पहनने को नहीं मिलता है उसमें मुझे कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं। लेकिन जो नौकरशाह था हमारे यहां, जो बिल्कुल अंग्रेजों के साथ रहा, उनके नजदीक रहा, उसका बिल्कुल दूसरा चरित्र बन गया। वो बिल्कुल एक भारतीय शरीर में अंग्रेज की आत्मा उसमें, इसलिए वो अंग्रेजी भाषा को पसंद करता है, इसलिए वो अंग्रेज की तरह रहना चाहता है। भारतीय कहलाने में, या भारतीय कोई व्यक्ति जो बहुत पिछड़ा हुआ हो, बहुत करीब हो, तो उससे संबंध रखने में भी उनको एक हिचक होती है। आप देख लीजिए अपने आसपास का जो मध्य वर्ग है, या आप यदि मध्य वर्ग से आते हैं तो आप अपने भीतर झांक के देखिए कि आप अपने में कितनी अंग्रेजियत विकसित करना चाहते हैं। भीष्म साहनी ने उस समय जो इशारा कर दिया था कि भारत का जो मध्य वर्ग बन रहा है वह मध्य वर्ग अंग्रेज जैसा बन रहा है। आज देखिए वो कितना विकराल रूप ले चुका है। शहर में रहने वाले माताएं या पिता अपने बच्चों से अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते हैं। अब तो गांव में भी वो स्थिति आ गई है कि गांव में बच्चों को तथाकथित अंग्रेजी स्कूल में भेजने की कोशिश की जाती है। बेचारा बच्चा संघर्ष करता रहता है, कुछ नहीं सीख पाता है अंग्रेजी के सिवा। तो वो जो परिवार है उसमें यह भावना है कि हम यदि खुशामद करेंगे तो हम बन जाएंगे ऑफिसर, प्रोन्नत हो जाएंगे। खैर भाई, चर्चा हो रही है, सामान अरेंज किया जा रहा है, अलग अलग खरीदने से लगा जा रहा है। अरे तभी एक बड़ी समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई कि अपनी बूढ़ी मां को कहां रखे। अब देखिए, ये बूढ़ी मां केवल बूढ़ी मां नहीं है, ये प्रतीक है भारतीयता की। और जिस प्रकार भीष्म साहनी मरती हुई भारतीय संस्कृति को सामने रखते हैं, उस रूप में अभी तक ये चीजें सामने नहीं आई थी। मां है तो मां तो अंग्रेज बन नहीं सकती है, मां तो भारतीय है। तो इस भारतीय को
कैसे छिपाया जाए ताकि ये ना पता चले कि अरे अरे ये तो अंग्रेज नहीं है, ये तो भारतीय है। तो कभी सोचते हैं मां को वहां रखा जाए, कभी सोचते हैं मां को वहां रखा जाए, मां खर्राटे मारने लगेंगी तो क्या होगा, आदि आदि बहुत कोशिश होती है। अंत में मां को साड़ी पहनाई जाती है अच्छी सी, ये किया जाता है, उनको कहा जाता है आप चुपचाप यहाँ बैठे रहना। कभी कहते हैं कोठरी में डाल दो, तो कोठरी में डाल दो तो मां अगर सो गई तो खर्राटे मारने लगेगी, आदि 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 आदि। फिर क्या होता है कि चीफ साहब आते हैं, खूब प्रशंसा हो रही है, दावत उड़ रही है, और मां जो है वो बेचारी कोने में एक जगह बैठी हुई है, और तब तक मां को आ जाती है नींद। और जब चीफ साहब उधर से निकलते हैं तो मां का मुंह पूरा खुला हुआ और वो सो रही हैं पैर ऊपर करके। अब तो श्यामनाथ को काटो तो खून नहीं, और चीफ साहब और हाथ में एक बनी हुई फुलकारी वगैरह देख लेते हैं। अब तो वो प्रशंसा करने लगते हैं कि फुलकारी बहुत अच्छी होती है, ये होती है। चीफ चले जाते हैं। अब वो अपने मां से कहने लगता है कि चीफ के लिए भी फुलकारी बना दो। और मां कहती है बेटा अब मेरे शरीर में इतनी ताकत कहां है कि मैं फुलकारी बना सकूं। तो बड़ा मां को कहता है कि मेरा प्रमोशन नहीं होगा, मेरा ये नहीं होगा। तो मां अंत में तैयार हो जाती है कि ठीक है बेटा, मैं बनाऊंगी। आपको इस कहानी में एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो अपनी मां को भी उत्पात बना देता है। अब उस कहानी को आज से जोड़कर देखिए। आज किस प्रकार संबंध उत्पाद बन रहे हैं। आप विज्ञापनों को देखिए, जो मां और बेटे का या पिता और बेटी का जो संबंध है, देखने में वो बड़ा प्रगतिशील लगता है, बड़ा प्रोग्रेसिव लगता है कि कितना बढ़िया विचारों के साथ ये ऐड आ रहे हैं। लेकिन वो जो संबंधों को उत्पाद के रूप में वहां प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका दोहन किया जा रहा है संबंधों का, वही दोहन जो श्यामनाथ अपनी मां के साथ कर रहा है। तो कहानियां एक बार लिख दी जाती हैं, लेकिन उसका संदेश बहुत दूर तक जाता है। चीफ की दावत जो कहानी है, उसका संदेश यहां तक आता है। संबंधों के टूटने से लेकर संबंधों के बाजार से जुड़ने तक एक ऐसे मध्यवर्ग का निर्माण, जो मध्यवर्ग लगातार अपने को अंग्रेज बनाने में जुटा हुआ है, और उसके भीतर जो भारतीयता है, उस भारतीयता को लगातार मारने की वो कोशिश कर रहा है। क्योंकि उसे लगता है कि उसके प्रोन्नति में, उसके विकास में सबसे ज्यादा जो बाधा है वह है भारतीयता। तो यह कहानी संबंधों के टूटने की कहानी भी है, और भारतीय संस्कृति के क्षीण होने की भी कहानी है। यहां एक संयुक्त परिवार टूट रहा है। संयुक्त परिवार की जो आत्मा है, वो आत्मा मां और पिता में है। उस आत्मा को हमको चलने के लिए बेचैन है। आज जिस आधुनिक समाज में हम जी रहे हैं, उसमें मां सबसे अंत में, मां हाशिए पर। तो सवाल यह उठता है कि हमें बता रहे हैं भीष्म साहनी, हमें सचेत कर रहे हैं भीष्म साहनी। मध्यवर्गीय कहानियों में जो सबसे बड़ी चिंता है भीष्म साहनी की, वह यह चिंता है कि जो भारतीयता है वह बनी रहे, हमारा परिवार बना रहे, और जो मां है वो मां हाशिए से केंद्र में आ जाए, तभी हमारा परिवार और हमारा समाज और हमारा देश बचा रहेगा। इसी में तो भारतीयता है ना।
हम माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ को ईश्वर के तुल्य मानते हैं। तो इसलिए जो पश्चिमी धारा है, उस पश्चिमी धारा के बरक्स हम अपनी माँ को, हम अपने पिता को देवतुल्य मानते हैं। और यही भीष्म साहनी कहना चाहते हैं कि जो ये परिवार टूट रहा है, जो ये समाज टूट रहा है, उसे तोड़ने से, टूटने से बचाना चाहिए। भीष्म साहनी न केवल मध्य वर्ग चेतना के कथाकार हैं, बल्कि उनकी कई कहानियों में निम्न मध्य वर्ग के चरित्र भी और प्रसंग भी सामने आते हैं। जैसे मुर्गी की कीमत। अब उसमें मुर्गी खरीदने जाता है, उसके पास बहुत कम पैसे हैं और उस थोड़े से पैसे में उसे चीज़ें खरीदनी है। वो एक किसी भी ढंग से मुर्गी खरीदता है और आने जाने में उसके पैसे खर्च हो जाते हैं। और वो चूंकि मुर्गी लाने में कुछ बाधा है, इसलिए वो उस मुर्गी को बड़े ही दबा छुपा के लाना चाहता है और अंत में वो मुर्गी मर जाती है। ये कहानी पढ़ने के बाद मुझे, चूंकि ये सारी कहानियां निर्धन व्यक्तियों की, कम पैसे हैं और एक दूसरे को, अपने परिवार के किसी सदस्य को खुश करने का। अब जैसे ईदगाह कहानी आपने प्रेमचंद की पढ़ी होगी, उस कहानी में एक चिमटा खरीदता है वो बालक अपनी दादी के लिए, और ये चिमटा खरीदते ही कहानी का पूरा परिदृश्य बदल जाता है। ये बाल कहानी रही नहीं जाती, इसकी संवेदना का स्तर ही बदल जाता है। इसी तरह जब उसकी मुर्गी मरती है तो कहानी का पूरा संवेदनात्मक दृष्टिकोण ही बदल जाता है। अगर वो जाता बाजार से मुर्गी खरीदता, मुर्गी लाता, तो इसमें कोई कहानी में कोई ऐसी संवेदना नहीं उभरती, लेकिन महसूल से बचने के लिए वह मुर्गी को छुपाता है, दबाता है। तो ये जो एक निम्न वर्ग की जो विडंबना है, उस विडंबना को जो कहानीकार है वो समझता है। अभी मैंने एक कहानी पढ़ी है, कफन। ये प्रेमचंद की कफन नहीं है, प्रेमचंद की कफन तो आपने पढ़ी होगी। ये विवेकी राय की कहानी है, कफन। और आप जानते हैं कि विवेकी राय एक ऐसे कहानीकार हैं जो किसानों के बारे में लिखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक कहानी एक गरीब किसान के बारे में लिखी है। वो जाता है कपड़े लेने के लिए, साड़ी लेने के लिए कंट्रोल में अपनी पत्नी के लिए। पत्नी को पता चलता है कि, और उसमें कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है कि उसे मार भी पड़ती है। पत्नी को यह पता चलता है कि वो उसका पति रहा नहीं और वो आत्महत्या कर लेती है। और जब पति आता है तो वही साड़ी उसका कफन बनता है। तो ये जो विडंबनाएं हैं निर्धनता की, गरीबी की, उन विडंबनाओं को बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही नाजुक हाथों से उन्होंने उसको ट्रीट किया है। और आप बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं किस तरह से जो दुख है, दुख ही जीवन की कथा है। जो दुख है उनकी कहानियों में, उस दुख से आप रूबरू होते हैं। बाप बेटा कहानी है, बाप और बेटे के बीच का जो संबंध है, किस तरह बाप अपने बेटे को लाम पर भेजना चाहता है क्योंकि गरीब है, बेटा जाना नहीं चाहता। ये पूरे संघर्ष की कहानी है। बहुत दुखी हो जाता है बाप उसके बाद। तो ये चूंकि बाप कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए वो चाहता है कि बेटा सेना में जाए कुछ। तो ये सब जो प्रसंग हैं, ये सब जो करुण स्थितियां हैं, उन करुण स्थितियों को वही साहित्यकार पकड़ सकता है जो उनके बारे में जाने। अब जैसे एक कहानी इमला है, एक कमजोर वर्ग से आने वाला शिक्षक है, और दूसरी तरफ एक जो विद्यार्थी है वो जमींदार का बेटा है,
और वो क्लास में, अपने कक्षा में बहुत ही ज्यादा शैतानी करता है और उसे कुछ कह नहीं पाता। तो ये जो वो जो घुटता है, जो उसके अंदर जो परेशानी पैदा होती है, केवल इसलिए कि उस शिक्षक होने के बावजूद वो चूंकि निर्धन है, उसके पास पैसे कम हैं, इसलिए उसे शिक्षक होने के बावजूद अपने विद्यार्थी को कुछ वो नहीं बोल पाता। तो इस प्रकार एक 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 संवेदना का जो स्तर है भीष्म साहनी का, आप ने भीष्म साहनी को अगर आप देख पाते और ये देखते कि कितना ही संवेदनशील व्यक्ति थे, बात करने में भी कितनी मधुरता थी उनके भीतर, और ये मधुरता उनकी कहानियों में भी है, और वो इस रूप में कि रेशे रेशे को वो पकड़ते हैं अपनी कहानियों में। भीष्म साहनी ने विभाजन का दंश झेला था, उनके परिवार ने झेला था, और उन्होंने देखा था अपनी आंखों से देश को विभाजित होते हुए, देश को रक्त रंजित होते हुए। खून से सन गया था भारत, और उसी का चित्रण वे अपनी कहानियों में करते हैं। अमृतसर आ गया है। अब ये जो कहानी आप पढ़ेंगे तो जिस तरह से ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और जिस तरह वो दंगों को होता हुआ देख रहा है और महसूस कर रहा है, और जो नफरत वहां पे है, जो चारों तरफ एक दूसरे के प्रति अविश्वास है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लोगों में जो एक आक्रामकता है, जो वहशीपन है, माने कहीं भी प्यार नहीं है, नफरत ही नफरत है। और नफरत में मनुष्य कितना क्रूर हो जाता है, क्योंकि वो मनुष्य रह ही नहीं जाता। और पूरा जो तनाव है, जो सांप्रदायिक तनाव जब होता है, उसमें जो डर होता है, जो दहशत होता है, उसको किस प्रकार आप महसूस कर सकते हैं इस कहानी को पढ़कर। बिल्कुल कांप जाएंगे, आपका जो रोम रोम जो है वो विचलित हो जाएगा। तो ये जो एक फोटोजेनिक चित्र प्रस्तुत करती है ये कहानी अमृतसर आ गया है। और इसके अलावा भीष्म जी ने कई युद्ध विरोधी कहानियां भी लिखी, और प्रेमचंद की तरह, गांधी जी की तरह, अंबेडकर की तरह, और भी बहुत सारे जो हमारे देश को एक नया रूप देने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इन सभी लोगों ने। और उसने कहा था कहानी की शुरुआत ही हिंदी कहानी की होती है युद्ध विरोधी संवेदना से। तो युद्ध विरोधी संवेदना, चूंकि देखा है भीष्म जी ने कि युद्ध हुए हैं, युद्ध में कितनी बर्बादी हुई है, किस तरह से जापान बर्बाद हुआ है, देश और बर्बाद हुए हैं। तो जब वांगचू कहानी आप पढ़िएगा तो वांगचू कहानी को पढ़ते हुए आप ये महसूस करेंगे कि किस तरह से एक जो बौद्ध है वांगचू, वो किस तरह से इन सारी बदली हुई परिस्थितियों को बड़े ही शक और जो करुणा का वाहक है, बौद्ध धर्म का प्रचारक है, वो भारत और चीन का जब युद्ध होता है तो संदिग्ध हो जाता है। लोग उसको, चूंकि वो तिब्बती है, इसलिए उसे लोग बहुत ही शक की नजरों से देखने लगते हैं। और ये जो स्थिति बनती है उसमें ये दिखाता है कि किस तरह से एक व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण संदेह के घेरे में आ जाता है। तो ये जो हमारे समाज में जो विरोधाभास है, जो अमीरी गरीबी का भेदभाव है, और जो हमारी जो सामंती मनोवृत्ति है, उसको बहुत ही एक्सरे दिखाते हैं। भीष्म साहनी ने अपनी कहानियों में एक तरह से सांप्रदायिकता, मध्यवर्गीय सोच
और निम्न मध्यवर्गीय पीड़ा, इन सबको उन्होंने अपनी कहानियों में अलग अलग ढंग से दिखाया है। और जब वो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, जब वे हिंदू मुसलमान के रिश्ते की बात करते हैं, तो इसमें एक दर्द बयां होता है, और ऐसा दर्द बयां होता है कि वो सब कुछ सामने आ जाता है। तो आप भीष्म साहनी के कहानियों को पढ़ें और उन कहानियों को पढ़कर यह महसूस करें कि किस प्रकार यह रचनाकार मानवीय संवेदनाओं को, देश की स्थिति को, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को अपने नजरिए से देखता है, लेकिन पाठकों को मुक्त छोड़ता है कि आप उसको कैसे देखें, किस रूप में देखें। तो भीष्म साहनी को पढ़ना, इन कहानीकारों को पढ़ना अपने देश को समझने के लिए, अपने परिवार को समझने के लिए और अपने संवेदना के विस्तार करने के लिए बहुत आवश्यक है।